न्यूज सच। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आपका स्वागत है ब्रेक के बाद शाम की खबरों में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए बढ़ते आज की ताजी हेडलाइंस की ओर। सिंदूर शौर्य यात्रा में दुर्गा वाहिनी के जयघोष से गूंजी सड़कें, वीर सैनिकों को किया सलाम। नागपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सागर ज्वेलर्स और हवाला कारोबारी शैलेश लखोटिया के ठिकानों पर छापेमारी। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का मिला तोहफा, 8 साल बाद करुण नायर की भारतीय टीम में वापसी, इंग्लैंड दौरे में हुआ चयन। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित करते हुए विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के नेतृत्व में शनिवार को एक भव्य सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। 250 से अधिक युवतियों ने तिरंगा और केसरी ध्वज के साथ सड़कों पर कदमताल करते हुए वीर सैनिकों को सलामी दी। यात्रा की शुरुआत अंबेडकर भवन मरटोली से हुई, जो क्रीड़ा संकुल होते हुए मुख्य बस आगा डिपो तक पहुंची। इस पैदल यात्रा के दौरान गगनभेदी नारों यानी कि फूल नहीं चिंगारी है हम, भारत की नारी है हम, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती से वातावरण गूंज उठा। युवतियों के उत्साह और राष्ट्रभक्ति के उद्घोष ने नागरिकों में जोश भर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को श्रद्धांजलि, सेना को समर्थन। दरगाह वाहिनी की प्रांत संयोजिका भूमिताई साकुरे ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है। हम बहनें आज इस शौर्य उत्सव में शामिल होकर उनका अभिनंदन कर रही है। यदि आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होना चाहिए और हमें POK भी वापस चाहिए। भाजपा नेता घनश्याम पानंतवने ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखा दी है। इतने मजबूत नेतृत्व और नीति के कारण ही ये निर्णायक सफलता संभव हो पाई। पाकिस्तान इस सदमे से आने वाले 30 से 40 साल तक उभर नहीं पाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री देवेश मिश्रा ने कहा, अगर भारत को कोई गलत नजर से देखेगा तो अंजाम बुरा होगा। ये भारतीय सेना ने साफ कर दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे सैनिकों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करता है। पाकिस्तान के लिए तो हमारी 2 महिलाएं सैन्य अधिकारी ही काफी है। ये संदेश आतंकी संगठनों को हमेशा याद रहेगा। 250 से अधिक युवतियों ने तिरंगा और केसरी ध्वज के साथ सड़कों पर कदमताल करते हुए वीर सैनिकों को सलामी दी। यात्रा की शुरुआत अंबेडकर भवन मरटोली से हुई, जो क्रीड़ा संकुल होते हुए मुख्य बस आगा डिपो तक पहुंची। इस पैदल यात्रा के दौरान गगनभेदी नारों यानी कि फूल नहीं चिंगारी है हम, भारत की नारी है हम, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती से वातावरण गूंज उठा। युवतियों के उत्साह और राष्ट्रभक्ति के उद्घोष ने नागरिकों में जोश भर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को श्रद्धांजलि, सेना को समर्थन। दरगाह वाहिनी की प्रांत संयोजिका भूमिताई साकुरे ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है। हम बहनें आज इस शौर्य उत्सव में शामिल होकर उनका अभिनंदन कर रही है। यदि आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होना चाहिए और हमें POK भी वापस चाहिए। भाजपा नेता घनश्याम पानंतवने ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखा दी है। इतने मजबूत नेतृत्व और नीति के कारण ही ये निर्णायक सफलता संभव हो पाई। पाकिस्तान इस सदमे से आने वाले 30 से 40 साल तक उभर नहीं पाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री देवेश मिश्रा ने कहा, अगर भारत को कोई गलत नजर से देखेगा तो अंजाम बुरा होगा। ये भारतीय सेना ने साफ कर दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे सैनिकों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करता है। पाकिस्तान के लिए तो हमारी 2 महिलाएं सैन्य अधिकारी ही काफी है। ये संदेश आतंकी संगठनों को हमेशा याद रहेगा। 250 से अधिक युवतियों ने तिरंगा और केसरी ध्वज के साथ सड़कों पर कदमताल करते हुए वीर सैनिकों को सलामी दी। यात्रा की शुरुआत अंबेडकर भवन मरटोली से हुई, जो क्रीड़ा संकुल होते हुए मुख्य बस आगा डिपो तक पहुंची। इस पैदल यात्रा के दौरान गगनभेदी नारों यानी कि फूल नहीं चिंगारी है हम, भारत की नारी है हम, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती से वातावरण गूंज उठा। युवतियों के उत्साह और राष्ट्रभक्ति के उद्घोष ने नागरिकों में जोश भर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को श्रद्धांजलि, सेना को समर्थन। दरगाह
वाहिनी की प्रांत संयोजिका भूमिताई साकुरे ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का डटकर सामना करने में सक्षम है। हम बहनें आज इस शौर्य उत्सव में शामिल होकर उनका अभिनंदन कर रही है। यदि आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी होना चाहिए और हमें पीओके भी वापस चाहिए। भाजपा नेता घनश्याम पानंतवने ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर की गई कार्रवाई ने पूरे विश्व को हमारी ताकत दिखा दी है। इतने मजबूत नेतृत्व और नीति के कारण ही ये निर्णायक सफलता संभव हो पाई। पाकिस्तान इस सदमे से आने वाले 30 से 40 साल तक उभर नहीं पाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री देवेश मिश्रा ने कहा, अगर भारत को कोई गलत नजर से देखेगा तो अंजाम बुरा होगा। ये भारतीय सेना ने साफ कर दिया है। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे सैनिकों के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करता है। पाकिस्तान के लिए तो हमारी 2 महिलाएं सैन्य अधिकारी ही काफी है। ये संदेश आतंकी संगठनों को हमेशा याद रहेगा। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने शुक्रवार को नागपुर में 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ये छापेमारी सराफा बाजार से जुड़े एक पुरानी तस्करी मामले और हवाला कारोबार से संबंधित जांच के तहत की गई। नागपुर के इतवारी इलाके में स्थित सागर ज्वेलर्स, जो कि सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम कवले से संबंधित है, वहां सुबह से ही ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई विदेश से 18 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले की कड़ी है, जिसमें पहले ही राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने केस दर्ज किया था और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत जांच जारी है। इस मामले में कवले को कुछ महीनों पहले जेल भी जाना पड़ा था। अब ईडी द्वारा की गई छापेमारी से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जांच एजेंसी को सोने की तस्करी से जुड़े लेन देन और संपत्तियों को लेकर नए साक्ष्य की तलाश है। ईडी की दूसरी टीम ने नकदी हवाला कारोबारी शैलेश लखोटिया के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हवाला नेटवर्क के जरिए की जा रही बड़ी रकम के अवैध लेन देन की जांच का हिस्सा है। ईडी को शक है कि हवाला के जरिए विदेशों में पैसा भेजा गया और कुछ लेन देन संदिग्ध कंपनियों के माध्यम से किए गए हैं। ये छापेमारी सराफा बाजार से जुड़े एक पुरानी तस्करी मामले और हवाला कारोबार से संबंधित जांच के तहत की गई। नागपुर के इतवारी इलाके में स्थित सागर ज्वेलर्स, जो कि सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम कवले से संबंधित है, वहां सुबह से ही ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई विदेश से 18 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले की कड़ी है, जिसमें पहले ही राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने केस दर्ज किया था और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत जांच जारी है। इस मामले में कवले को कुछ महीनों पहले जेल भी जाना पड़ा था। अब ईडी द्वारा की गई छापेमारी से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जांच एजेंसी को सोने की तस्करी से जुड़े लेन देन और संपत्तियों को लेकर नए साक्ष्य की तलाश है। ईडी की दूसरी टीम ने नकदी हवाला कारोबारी शैलेश लखोटिया के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हवाला नेटवर्क के जरिए की जा रही बड़ी रकम के अवैध लेन देन की जांच का हिस्सा है। ईडी को शक है कि हवाला के जरिए विदेशों में पैसा भेजा गया और कुछ लेन देन संदिग्ध कंपनियों के माध्यम से किए गए हैं। ये छापेमारी सराफा बाजार से जुड़े एक पुरानी तस्करी मामले और हवाला कारोबार से संबंधित जांच के तहत की गई। नागपुर के इतवारी इलाके में स्थित सागर ज्वेलर्स, जो कि सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम कवले से संबंधित है, वहां सुबह से ही ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई विदेश से 18 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले की कड़ी है, जिसमें पहले ही राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई ने केस दर्ज किया था और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा के तहत जांच जारी है। इस मामले में कवले को कुछ महीनों पहले जेल भी जाना पड़ा था। अब ईडी द्वारा की गई छापेमारी से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जांच एजेंसी को सोने की तस्करी से जुड़े लेन देन और संपत्तियों को लेकर नए साक्ष्य की तलाश है। ईडी की दूसरी टीम ने नकदी हवाला कारोबारी शैलेश लखोटिया के ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हवाला नेटवर्क के जरिए की जा रही बड़ी रकम के अवैध लेन देन की जांच का हिस्सा है। ईडी को शक है कि हवाला के जरिए विदेशों में पैसा भेजा गया और कुछ लेन देन संदिग्ध कंपनियों के माध्यम से किए गए हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 18 सदस्यीय टीम की अगुवाई शुभमन गिल करेंगे। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने और विदर्भ को ट्रॉफी जीतने में अहम योगदान देने वाले करुण नायर को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। नायर की 8 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई। नायर के साथ वर्तमान में शुरू आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज करुण नायर को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया है। नायर के 8 साल के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। आखिरी बार भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर का हाल के दिनों में प्रदर्शन काबिल तारीफ रहा। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए विदर्भ को रणजी चैंपियन बनाने में अपना अहम योगदान दिया। नायर ने रणजी ट्रॉफी में 53 से अधिक की औसत से 863 रन बनाए। और अब देखते हैं अगली खबर। फ्रेजरपुरा थाने के डीबी स्क्वाड ने एक कुख्यात गांजा तस्कर के घर पर छापा मारकर 25,000 रुपए मूल्य का 690 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक तलवार और 5 तरह के चीनी चाकू मिले, जिससे इलाके में काफी हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि तस्कर का साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख वसीम उर्फ गुल्लू शेख हसन, जो कि महज 19 साल का है, जो धर्माले के वेंकियापुरे में मकान किराए पर लेकर रहता है। फरार आरोपी का नाम मुन्ना सरकार और उर्फ मुन्ना कैंसर उर्फ शेख अनवर उर्फ शेख मुनीर उर्फ जिभग पालेला गुलिस्ता नगर निवासी है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में डीबी दस्ते के प्रमुख पीएसआई राहुल महाजन को गोपनीय जानकारी मिली थी कि वेंकियापुरा में धर्माले में एक घर किराए पर लेकर रहने वाले कुख्यात आरोपी शेख वसीम और मुन्ना कैंसर अपने घर से जनता को गुप्त रूप से गांजा बेच रहे। सूचना के आधार पर पीएसआई राहुल महाजन ने अपनी टीम के साथ रात करीब 11 बजे शेख वसीम उर्फ गुल्लू के घर पर छापा मारा। तभी मुन्ना सरकार उर्फ मुन्ना कैंसर पुलिस को दूर से देखकर भाग गया। जब पुलिस ने शेख वसीम को गिरफ्तार किया और उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें 25,000 रुपए मूल्य का 690 किलोग्राम गीला मरिजुआना मिला। साथ ही पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान शेख वसीम के घर से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक तलवार और 5 तरह के चीनी चाकू मिले, जिससे इलाके में काफी हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि तस्कर का साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख वसीम उर्फ गुल्लू शेख हसन, जो कि महज 19 साल का है, जो धर्माले के वेंकियापुरे में मकान किराए पर लेकर रहता है। फरार आरोपी का नाम मुन्ना सरकार और उर्फ मुन्ना कैंसर उर्फ शेख अनवर उर्फ शेख मुनीर उर्फ जिभग पालेला गुलिस्ता नगर निवासी है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में डीबी दस्ते के प्रमुख पीएसआई राहुल महाजन को गोपनीय जानकारी मिली थी कि वेंकियापुरा में धर्माले में एक घर किराए पर लेकर रहने वाले कुख्यात आरोपी शेख वसीम और मुन्ना कैंसर अपने घर से जनता को गुप्त रूप से गांजा बेच रहे। सूचना के आधार पर पीएसआई राहुल महाजन ने अपनी टीम के साथ रात करीब 11 बजे शेख वसीम उर्फ गुल्लू के घर पर छापा मारा। तभी मुन्ना सरकार उर्फ मुन्ना कैंसर पुलिस को दूर से देखकर भाग गया। जब पुलिस ने शेख वसीम को गिरफ्तार किया और उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें 25,000 रुपए मूल्य का 690 किलोग्राम गीला मरिजुआना मिला। साथ ही पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान शेख वसीम के घर से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक तलवार और 5 तरह के चीनी चाकू मिले, जिससे इलाके में काफी हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। हालांकि तस्कर का साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख वसीम उर्फ गुल्लू शेख हसन, जो कि महज 19 साल का है, जो धर्माले के वेंकियापुरे में मकान किराए पर लेकर रहता है। फरार आरोपी का नाम मुन्ना सरकार और उर्फ मुन्ना कैंसर उर्फ शेख अनवर उर्फ शेख मुनीर उर्फ जिभग पालेला गुलिस्ता नगर निवासी है। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में डीबी दस्ते के प्रमुख पीएसआई राहुल महाजन को गोपनीय जानकारी मिली थी कि वेंकियापुरा में धर्माले में एक घर किराए पर लेकर रहने वाले कुख्यात आरोपी शेख वसीम और मुन्ना कैंसर अपने घर से जनता को गुप्त रूप से गांजा बेच रहे।
सूचना के आधार पर पीएसआई राहुल महाजन ने अपनी टीम के साथ रात करीब 11 बजे शेख वसीम उर्फ गुल्लू के घर पर छापा मारा। तभी मुन्ना सरकार उर्फ मुन्ना कैंसर पुलिस को दूर से देखकर भाग गया। जब पुलिस ने शेख वसीम को गिरफ्तार किया और उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें 25,000 रुपए मूल्य का 690 किलोग्राम गीला marijuana मिला। साथ ही पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान शेख वसीम के घर से हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। और इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। विधायक के नाम पर पैसे हड़पने की प्रथा कोई नई बात नहीं है। हालांकि नागपुर में एक अज्ञात व्यक्ति मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी और भाजपा विधायक प्रवीण दटके के नाम का इस्तेमाल कर नौकरी दिलाने और विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ देने का दावा कर पैसे ऐंठ रहा है। आरोपियों ने विभिन्न योजनाओं के नाम पर नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास किया। दटके ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके के नाम पर पैसे ऐंठने का प्रयास सामने आया है। शहर में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित है जा रही है। अज्ञात आरोपियों ने मध्य नागपुर में कुछ लोगों से संपर्क किया, कुछ योजनाओं का नाम बताया और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। ये बात तब प्रकाश में आई जब कुछ लोगों ने दटके से योजनाओं के बारे में पूछा। ये काम हमारे किसी परिचित से नहीं किया और ये चौंकाने वाली बात है, कोई जानबूझकर धोखा दे रहा है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। दटके ने अपील की है कि जो भी लोग इस तरह से योजनाओं के नाम पर उनके संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वे तुरंत उनसे संपर्क करें। दटके ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सोशल मीडिया पर नागरिकों से अपील भी की। नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई दटके के नाम का उपयोग करके उनसे पैसे मांग रहा हो या नौकरी का लालच दे रहा हो तो वे ऐसी झूठी सूचना का शिकार न हो। अब डालते नजर अगली खबर पर। कामठी के रणाला में कृषि विभाग बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बीज भंडारण और बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विभाग ने उसे कब्जे से कपास के बीज भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 वर्षीय शेख महबूब सुमानी के रूप में हुई। कामठी पंचायत समिति के कृषि अधिकारी पंकज लोखंडे ने बताया कि रणाला गांव के शेख महबूब सुमानी ने बिना लाइसेंस के अपने घर में अवैध रूप से कपास के बीज का भंडारण किया और बीज बेच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कृषि अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी कर 34 किलो 700 ग्राम कपास बीज जब्त किया। कृषि अधिकारी की शिकायत पर नवीन कामठी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नागरिकों ने अनुरोध किया है कि यदि कामठी तहसील में कहीं भी अवैध रूप से बीज, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक बेचे जा रहे हो तो कृषि विभाग को सूचित करें। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की कि वे सीजन से पहले बीज की जांच अवश्य कर ले तथा बिल भी अवश्य ले। विभाग ने उसे कब्जे से कपास के बीज भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 वर्षीय शेख महबूब सुमानी के रूप में हुई। कामठी पंचायत समिति के कृषि अधिकारी पंकज लोखंडे ने बताया कि रणाला गांव के शेख महबूब सुमानी ने बिना लाइसेंस के अपने घर में अवैध रूप से कपास के बीज का भंडारण किया और बीज बेच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कृषि अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी कर 34 किलो 700 ग्राम कपास बीज जब्त किया। कृषि अधिकारी की शिकायत पर नवीन कामठी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नागरिकों ने अनुरोध किया है कि यदि कामठी तहसील में कहीं भी अवैध रूप से बीज, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक बेचे जा रहे हो तो कृषि विभाग को सूचित करें। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की कि वे सीजन से पहले बीज की जांच अवश्य कर ले तथा बिल भी अवश्य ले। विभाग ने उसे कब्जे से कपास के बीज भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 40 वर्षीय शेख महबूब सुमानी के रूप में हुई। कामठी पंचायत समिति के कृषि अधिकारी पंकज लोखंडे ने बताया कि रणाला गांव के शेख महबूब सुमानी ने बिना लाइसेंस के अपने घर में अवैध रूप से कपास के बीज का भंडारण किया और बीज बेच रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर कृषि अधिकारियों ने संयुक्त छापेमारी कर 34 किलो 700 ग्राम कपास बीज जब्त किया। कृषि अधिकारी की शिकायत पर नवीन कामठी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। नागरिकों ने अनुरोध किया है कि यदि कामठी तहसील में कहीं भी अवैध रूप से बीज, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक बेचे जा रहे हो तो कृषि विभाग को सूचित करें। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की कि वे सीजन से पहले बीज की जांच अवश्य कर ले तथा बिल भी अवश्य ले। और अब इसी के साथ डालते नजर अगली खबर पर। राजस्व विभाग ने कृषि तटबंधों पर पारंपरिक संकरी कृषि सड़कों को 3 से 4 मीटर या लगभग 12 फीट चौड़ा करने का निर्णय लिया है।
ये निर्णय महाराष्ट्र में आधुनिक कृषि की ओर बढ़ते रुझान, बड़े कृषि उपकरणों के परिवहन और कृषि उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बदलते समय में वर्तमान पारंपरिक खेती के तरीके समस्याजनक होते जा रहे हैं। ये देखा गया है कि तटबंध पर कुछ स्थानों पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और हार्वेस्टर जैसे बड़े कृषि उपकरणों पर खेतों तक ले जाते समय किसानों के बीच विवाद हो रहे थे। इसके अलावा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के दौरान संकरी सड़कों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 12 फुट की कृषि सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय महाराष्ट्र में आधुनिक कृषि की ओर बढ़ते रुझान, बड़े कृषि उपकरणों के परिवहन और कृषि उपज को समय पर बाजार तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बदलते समय में वर्तमान पारंपरिक खेती के तरीके समस्याजनक होते जा रहे हैं। ये देखा गया है कि तटबंध पर कुछ स्थानों पर ट्रैक्टर, रोटावेटर और हार्वेस्टर जैसे बड़े कृषि उपकरणों पर खेतों तक ले जाते समय किसानों के बीच विवाद हो रहे थे। इसके अलावा कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के दौरान संकरी सड़कों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 12 फुट की कृषि सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है। और बढ़ते अब अगली खबर की ओर। शहर के गिट्टी खदान थाने के अंतर्गत आने वाले पुलिस लाइन टाकली क्षेत्र के कामगार नगर झोपड़पट्टी में शुक्रवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। झोपड़पट्टी के समीप एक नाले के पास एक कुत्ता नवजात शिशु का शव मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा गया। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कुछ लोगों ने देखा कि एक आवारा कुत्ता किसी नवजात के शव को घसीट रहा है और उसने शव का कुछ हिस्सा खा भी लिया। तो उन्होंने तुरंत गिट्टी खदान पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के विक्षत शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात शिशु का जन्म कहां हुआ और उस नाले के पास क्यों और कैसे फेंका गया। झोपड़पट्टी के समीप एक नाले के पास एक कुत्ता नवजात शिशु का शव मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा गया। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कुछ लोगों ने देखा कि एक आवारा कुत्ता किसी नवजात के शव को घसीट रहा है और उसने शव का कुछ हिस्सा खा भी लिया। तो उन्होंने तुरंत गिट्टी खदान पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के विक्षत शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात शिशु का जन्म कहां हुआ और उस नाले के पास क्यों और कैसे फेंका गया। झोपड़पट्टी के समीप एक नाले के पास एक कुत्ता नवजात शिशु का शव मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा गया। ये दृश्य देखकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना शाम करीब 5 बजे की है, जब कुछ लोगों ने देखा कि एक आवारा कुत्ता किसी नवजात के शव को घसीट रहा है और उसने शव का कुछ हिस्सा खा भी लिया। तो उन्होंने तुरंत गिट्टी खदान पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के विक्षत शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात शिशु का जन्म कहां हुआ और उस नाले के पास क्यों और कैसे फेंका गया। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मानसून अपने तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंच गया। शुक्रवार रात को केरल से टकराया, जिसके बाद पूरे राज्य में जोरदार बारिश हुई। पिछले 16 साल में पहली बार जब मानसून इतनी जल्दी आया। मौसम विभाग के अनुसार 6 जून तक मानसून विदर्भ में दस्तक दे सकता है। मानसून के पहले विदर्भ के आसमान को पिछले कई दिनों से बादलों ने घेरा हुआ है। यही नहीं, कई जिले में प्री मानसून की बारिश भी शुरू है। आमतौर पर मानसून के विदर्भ पहुंचने की तारीख 15 मई के आसपास होती है, लेकिन इस बार मानसून अपने तय समय से 8 दिन पहले ही करा पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 जून तक मानसून दक्षिण के सभी राज्यों सहित मध्य भारत में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 8 जून तक मानसून विदर्भ के सभी जिलों में पहुंच जाएगा। मानसून के पहले विदर्भ के कई जिलों में भी प्री मानसून की बारिश जारी है। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अमरावती में जोरदार बारिश शुरू है। लगातार हो रही बारिश के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। मई महीने में जहां विदर्भ का औसतन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं इस बार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। विदर्भ में हो रही बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। केला, पपीता की फसल बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।